वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट आज हम सिंक्रोनस मोटर का प्रिंसिपल आप ऑपरेशन पढ़ेंगे कि सिंक्रोनस मोटर कैसे रोटेट करती है, अर्थात सिंक्रोनस मोटर को यूज में कैसे लाया जाता है, इसे ऑन कैसा करेंगे हम। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, सिंक्रोनस मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल कि सिंक्रोनस मोटर कैसे रोटेट करती है ये देखेंगे। तो प्रिंसिपल आप ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल। दोस्तों सिंक्रोनस मोटर के बारे में यदि हम पढ़ें तो सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटर होती नहीं है। अब ये मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती तो इसे ऑपरेट कैसे करना होगा स्टूडेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए क्लियर करें, आज की क्लास है सिंक्रोनस मोटर के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन सिंक्रोनस मोटर के बारे में। दोस्तों ये सिंक्रोनस मोटर का अंदर का कंस्ट्रक्शन का डायग्राम है। यहां से हम इनपुट 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई 3 फेज एसी सप्लाई यहां से दिया जाता है इनपुट। तो ये आर वाई और बी, ये 3 फेज हो गया। क्लियर है स्टूडेंट? ये इसका स्टेटर पार्ट कहलाएगा, ये इसका स्टेटर पार्ट कहलाएगा स्टूडेंट, और ये अंदर वाला इसका रोटर पार्ट कहलाएगा। अंदर जो रखा है ये रोटर पार्ट कहलाएगा स्टूडेंट। क्लियर है? अब ये स्टेटर और रोटर पार्ट दोनों यहां दिख रहे हैं। स्टार्टिंग में ये जो स्टेटर पार्ट है, ये स्टेटर पार्ट में 3 फेज एसी सप्लाई दिया जाता है। जब इसे 3 फेज एसी सप्लाई दिया जाता है स्टूडेंट, तो ये जो मोटर है ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने लगता है। जब स्टार्टिंग में इसको 3 फेज एसी सप्लाई दिया जाता है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। तो ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कहां पर होगा? इस रोटर के आसपास। तो वो कैसे होगा स्टूडेंट, इसे देखेंगे। तो ये अंदर वाला जो पार्ट है ये रोटर पार्ट है, और यहाँ पर वाइंडिंग्स लपेटी होती है, अर्थात कि इसके पोल फेस पर, सिंक्रोनस मोटर के पोल फेस पर डैम्पर वाइंडिंग लगी होती है। अब ये सिंक्रोनस मोटर के पोल फेस पर वाइंडिंग इसलिए की जाती है क्योंकि यह सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती स्टूडेंट। क्लियर है? तो सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती, तो इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके रोटर के शाफ्ट के साथ, ये इसका शाफ्ट है स्टूडेंट, ये इसका शाफ्ट है, और शाफ्ट में हम एक डीसी मोटर को कनेक्ट कर देते हैं। शाफ्ट में एक डीसी मोटर को कनेक्ट कर दिया जाता है। जब इसके शाफ्ट में एक डीसी मोटर को कनेक्ट किया जाता है तो इसका नाम दिया गया है पोनी मोटर। क्लियर है स्टूडेंट? इसका नाम हो जाएगा पोनी मोटर। तो पोनी मोटर मतलब कि ऐसी छोटी मोटर जो इसके शाफ्ट से कनेक्ट हो और इसके रोटर को घुमाए। तो जैसे इस रोटर को घुमाएगा ये डीसी मोटर, क्योंकि डीसी मोटर को अलग से सप्लाई देंगे हम, और ये पोनी मोटर कहा जाएगा इसे, और ये शाफ्ट से अटैच होगा। तो ये सिंक्रोनस मोटर के शाफ्ट को घुमाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो जब ये सिंक्रोनस मोटर के शाफ्ट को घुमाएगा तो यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसके चारों ओर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। तो ये रोटर के चारों ओर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है स्टूडेंट। अब यहाँ पर एन और एस पोल बनने लगेंगे, तो यहाँ पर एन पोल बनेगा तो नीचे एस पोल बनेगा स्टूडेंट। तो एन पोल और एस पोल दोनों यहाँ पर क्रिएट होंगे। तो ये किसके कारण होगा? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अब जब एसी इनपुट के कारण यहाँ पर क्या होती है, हाफ साइकिल में पोल चेंज होते रहते हैं। एसी सप्लाई दे रहे हैं तो एसी सप्लाई में हाफ साइकिल पॉजिटिव की होती है आधी, और आधी साइकिल नेगेटिव की होती है। तो यहाँ पर इसी के कारण एन एस स्टार्टिंग में होगा हाफ साइकिल में, फिर हाफ साइकिल में एस एन हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आधी हाफ साइकिल में एन से एस होगा, फिर आधी हाफ साइकिल में एस से एन हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर पोल चेंज होते जाते हैं, हाफ हाफ साइकिल में पोल चेंज होते जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर यदि हम देखें तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ है। अब ये स्टेटर वाइंडिंग में भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा क्योंकि एसी सप्लाई दिया जा रहा है। तो इसमें स्टैटिक जो स्टेटर पार्ट है इसमें 3 फेज एसी सप्लाई देने के कारण यहाँ पर भी स्टेटर में जो ये वाइंडिंग्स लगी हुई है, ये वाइंडिंग है दोस्तों, और यही वाइंडिंग यहाँ पर कनेक्टेड है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसी वाइंडिंग के कारण यहाँ पर एन और एस पोल क्रिएट होंगे।
अब बात आती है कि जब एन पोल और एस पोल दोनों आपस में, एन पोल और एस पोल दोनों आपस में कनेक्ट होंगे यहाँ पर, तो रोटर में पोल बना है एन, स्टेटर में बना एन, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, आपस में रिपल करेंगे। जब रोटर पार्ट का एन पोल और स्टेटर पार्ट का एन पोल दोनों आमने सामने होते हैं तो यहाँ पर प्रतिकर्षण होता है। क्लियर है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये प्रतिकर्षण होने का कारण यही है दोस्तों कि जब स्टेटर पार्ट का एन पोल और रोटर पार्ट का एस पोल जब दोनों आपस में आमने सामने होंगे तो आकर्षण होगा, और जब स्टेटर पार्ट का एन पोल और रोटर पार्ट का एन पोल दोनों आमने सामने होंगे तब यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा। तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण यहाँ किस वजह से हो रहा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर उत्पन्न क्यों हो रहा है, क्योंकि हम 3 फेज एसी सप्लाई दे रहे हैं। तो जब 3 फेज एसी सप्लाई देंगे तो 3 फेज एसी सप्लाई में आधे साइकिल में यहाँ पर हाफ साइकिल में पोल की पोलैरिटी चेंज हो जाती है। तो हाफ साइकिल में पोल की पोलैरिटी चेंज कैसे होती है स्टूडेंट, क्योंकि हम एसी सप्लाई जब देते हैं सिंक्रोनस मोटर को, तो सिंक्रोनस मोटर को एसी सप्लाई देने पर यहाँ पर हाफ साइकिल पॉजिटिव होगी, तो उस समय यहाँ पर जो पोल क्रिएट होंगे, यह पोल एन एक साइड होगा तो दूसरे साइड एस होगा, यदि आप हाफ साइकिल पॉजिटिव देते हैं तब के समय में। क्लियर है स्टूडेंट। अब यदि जब हाफ साइकिल आप नेगेटिव देते हैं तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, यहां पर n की जगह s हो जाएगा और s की जगह n हो जाएगा। अब यहां पर पोल चेंज होते रहते हैं, तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, ये जो रोटर पार्ट का n पोल और स्टेटर पार्ट का s पोल, ये दोनों आपस में जब आमने सामने होंगे तो ये मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि ये तो n और s बार बार चेंज हो रहा है, तो दोस्तों ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में चेंज होता है, मतलब कि बहुत कम समय में चेंज होता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल 0 से पॉजिटिव चलेगी, फिर पॉजिटिव से फिर नेगेटिव चलेगी, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, बहुत कम टाइम होता है स्टूडेंट। मैक्सिमम यदि हमने निकाले तो 0.02 सेकेंड होता है। यदि 50 हर्ट्ज में निकाले, F इक्वल 1/T से निकाले, फार्मूले से F इक्वल 1/T से निकालेंगे तो हमारे पास T इक्वल 1/F हो जाएगा, इसको हमने तीरे गुणा कर दिए। अब हमारे पास 1/50 है, जब हम कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट तो 0.02 सेकेंड निकलता है। ये तो 50 हर्ट्ज की बात कर रहे हैं, तो 0.02 सेकेंड के समय में मतलब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है। तो यहाँ पर जो पोल क्रिएट होता है n और s, ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बहुत कम समय अवधि के लिए होता है। फिर n से s हुआ, फिर s से फिर n हो जाएगा। तो यहाँ पर जब स्टेटर पार्ट का n पोल और रोटर पार्ट का n पोल दोनों आमने सामने होते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, और स्टेटर पार्ट का s पोल और रोटर पार्ट का n पोल जब दोनों आमने सामने होते हैं तो यहाँ पर आकर्षण होता है। इसके कारण ये दोनों मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं, और जब ये दोनों मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं स्टूडेंट तो यह रोटर को घुमाने लगता है और यह सिंक्रोनस स्पीड में सिंक्रोनस मोटर रोटेट करने लगती है। क्लियर है स्टूडेंट इतना सभी को। तो इस तरीके से ये सिंक्रोनस मोटर रोटेट करती है। तो प्रिंसिपल आप ऑपरेशन इसका देखेंगे तो ये आपको इस तरीके से प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो पोनी मोटर है, ये पोनी मोटर क्या है, तो पोनी मोटर को यदि हम देखें तो पोनी मोटर क्या कहलाएगा, इसका कार्य यह है कि ये रोटर को सिंक्रोनस स्पीड में घुमाए रखता है। इसका काम ही है कि सिंक्रोनस मोटर के जो रोटर है उसको सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट कराएगा, और यह एसी या डीसी मोटर कोई भी हो सकती है, इसीलिए इसका नाम हमने पोनी मोटर दिए हैं। चाहे वो एसी मोटर हो सकती है क्योंकि रोटर को ही घुमाना है सिंक्रोनस मोटर के, या तो वो डीसी मोटर हो सकती है, इसीलिए एसी और डीसी मोटर कोई भी मोटर लगाकर हम सिंक्रोनस मोटर के रोटर को घुमा सकते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा, यदि पिछली क्लास आपने अटेंड किया होगा स्टूडेंट, तो आपने देखा होगा अल्टरनेटर में भी हम रोटर को सप्लाई एसी सप्लाई डीसी सप्लाई देते हैं, रोटर को भी हम क्या करते हैं डीसी सप्लाई देते हैं, अर्थात कि एक्साइटर के द्वारा, और वो डीसी एक्साइटेशन
के द्वारा हम उसको सप्लाई देते हैं, और डीसी एक्साइटेशन कितना होता है 125 वोल्ट डीसी से 600 वोल्ट तक हम उसको दे सकते हैं एक्साइटेशन करने के लिए। वैसा ही यहाँ पर भी सिंक्रोनस मोटर में भी इसके रोटर को घुमाने के लिए अलग से एक डीसी मोटर या कोई एसी मोटर जो उसके उस रोटर को सिंक्रोनस स्पीड पर घुमाए रखे, ऐसी मोटर का यूज करके हम क्या करते हैं, एक पोनी मोटर की सहायता से रोटर को घुमाते हैं। तब सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट होती है। जब तक हम इसके रोटर को घुमाएंगे नहीं तब तक सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट नहीं करेगी, और स्टेटर पार्ट का पोल और रोटर पार्ट का पोल ये दोनों मैग्नेटिकली लॉक नहीं होंगे। स्टूडेंट क्लियर है सभी को? चलिए यहां पर क्या होता है, ये जो रोटर पोल है यदि वो N है और स्टेटर पोल में S पोल बन रहा है, तब ही यह मैग्नेटिकली लॉक होंगे। और जब मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे तो वो टूटेंगे नहीं। टूटेंगे इसलिए नहीं स्टूडेंट, क्योंकि बहुत कम समय में N S में चेंज होता है और S N में चेंज होता है, तो उसको चेंज होते तक ही यहाँ पर ये मैग्नेटिकली लॉक हुए हैं इसको तोड़ नहीं पाता, और यह मैग्नेटिकली लॉक हो जाता है और रोटेट सिंक्रोनस स्पीड मोटर विल स्टार्ट। यहाँ पर जो सिंक्रोनस मोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब ये सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर को 3 फेज सप्लाई हम जब देते हैं, तो 3 फेज सप्लाई देने के बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होता होगा। तो जब सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं तो रोटर के चारों ओर सिंक्रोनस स्पीड से घूमता हुआ एक मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, और यह स्टेशनरी जो रोटर है अर्थात कि रोटर पार्ट पर अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लगाता है। अब अट्रैक्शन फोर्स कब लगाता है स्टूडेंट? जब N और S आपस में आसपास हो, अर्थात कि रोटर पोल का N और स्टेटर पोल का S जब दोनों आमने सामने हो तब अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। और जब स्टेटर पोल का N और रोटर पोल का N आपस में आमने सामने होंगे तो ये रिपल्सन फोर्स लगाता है, तो जिससे रोटर बाई डायरेक्शनल टॉर्क उत्पन्न करने लगती है। इसलिए रोटर और स्टेटर के पोल मैग्नेटिकली लॉक नहीं हो पाते और किसी भी दिशा में घूमते रहते हैं। अब जब सिंक्रोनस मोटर किसी भी दिशा में घूमते रहेगा, यहाँ पर बाई डायरेक्शनल फोर्स क्रिएट होता है, क्योंकि N और S पोल क्रिएट होने के कारण। तो इसको हम दूर करने के लिए क्या करते हैं कि इसीलिए हम क्या करते हैं, रोटर के स्टेटर को इसके पोल को मैग्नेटिकली लॉक नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं एक नया सिचुएशन अपनाते हैं और किसी भी दिशा में घूमते रहता है और स्थिर दिशा में रह जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट नहीं बना पाते। अब सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से पोनी मोटर लगाना पड़ेगा। तो मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम शाफ्ट पर एक पोनी मोटर लगाकर मोटर के रोटर पार्ट पर सिंक्रोनस स्पीड में घुमाते हैं। तो मोटर का जो रोटर पार्ट है उसमें अलग से डीसी मोटर या कोई एसी मोटर जिसे हम पोनी मोटर कहते हैं, इसका यूज करके हम उसे इस सिंक्रोनस मोटर के रोटर को सिंक्रोनस स्पीड में घुमाते हैं। और जब रोटर पार्ट सिंक्रोनस स्पीड पर घूमता है तो रोटर और स्टेटर पोल मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं। और जब रोटर पोल और स्टेटर पोल मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे स्टूडेंट, तो स्वाभाविक रूप से सिंक्रोनस मोटर रोटेट करने लगेगी। और मैग्नेटिकली लॉकिंग हो जाते हैं और रोटर सिंक्रोनस मोटर पे उसकी स्पीड में रोटेट करने लगती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे लोड एंगल। अब ये लोड एंगल क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस तरीके से सिंक्रोनस मोटर का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है स्टूडेंट। लोड एंगल कई बार एग्जाम में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट कि ये जो सिंक्रोनस मोटर है ये सिंक्रोनस स्पीड पर कैसे रोटेट करती है या सिंक्रोनस मोटर कैसे रोटेट करती है। अब देखेंगे दोस्तों इसमें लोड एंगल, टॉर्क एंगल और कपलिंग एंगल। लोड एंगल भी होगा क्योंकि लोड कनेक्ट होगा तो लोड एंगल होगा, टॉर्क एंगल भी होगा, टॉर्क उत्पन्न होगा इसमें इसलिए टॉर्क एंगल भी होगा, और कपलिंग एंगल, इसी को टॉर्क एंगल को हम कपलिंग एंगल कहते हैं। तो दोस्तों बड़े सरल शब्दों में आपको समझाऊंगा मैं
होता यूं है कि यहां पर ये समझिए, ये ऊपर दिख रहा है ये स्टेटर पोल है और नीचे वाला रोटर पोल है। क्लियर है स्टूडेंट? ऊपर वाला स्टेटर पोल है, स्टेटर पोल, और नीचे वाला रोटर पोल है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए, यहां पर स्टेटर पार्ट का यहां पर NS लिखा है तो ये स्टेटर पार्ट का है, ठीक है, और यहां पर SR लिखा है तो ये रोटर पार्ट का है। तो जब दोनों पोल आमने सामने होते हैं, स्टेटर पार्ट का और रोटर पार्ट का, तो ये दोनों पोल जब आमने सामने होते हैं तो यहां पर N है ऊपर पोल और नीचे S पोल है, तो ये आपस में मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे और सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करते जाएगा। लेकिन क्या होता है, लोड जैसे डालेंगे हम, अब सिंक्रोनस मोटर में लोड हमने डाल दिया तो इसका जो लोड एंगल है यहां पर उत्पन्न हो जाता है। अर्थात ये जो सिंक्रोनस मोटर आपको दिख रही है, सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर पोल NS और रोटर पोल SR, तो इन दोनों के बीच में यदि SR पीछे हो जाए, मतलब रोटर का जो पोल है वो पीछे हो जाए और स्टेटर का पोल आगे हो जाए, तो यहां पर देखेंगे तो ये समझो स्टेटर पोल पीछे हो गया है और रोटर पोल आगे हो गया, तो यहां पर दोनों के बीच में लोड एंगल उत्पन्न हो जाता है। तो यही जो अल्फा एंगल है इसी को हम लोड एंगल कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहां पर अल्फा एंगल कैसे उत्पन्न होगा, जब स्टेटर पोल और रोटर पोल के बीच में दोनों आमने सामने ना होने की वजह से यदि स्टेटर पोल और रोटर पोल में से रोटर पोल पीछे हो जाए और स्टेटर पोल आगे हो जाए, तो स्टेटर पोल अब आगे हो गया और रोटर पोल पीछे हो गया, तो दोनों आमने सामने नहीं है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं ये स्टेटर पोल है और यहाँ पर N बना हुआ है और इसी के आगे यहाँ पर रोटर पोल है और यहाँ पर S बना है। जब ये दोनों आमने सामने हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये स्ट्रांग होगा यहाँ पर, अर्थात कि ये मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे, मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे स्टूडेंट। और जब ये एंगल चेंज हो जाए, मतलब कि ये जो S पोल है, रोटर का ये जो S पोल है ये इधर खसक जाए, अर्थात इस टाइप से हो जाए। किस टाइप से होगा स्टूडेंट? इस टाइप से। ये N पोल है और यहाँ पर ऐसा हो जाए, मतलब यहाँ से हट जाए, ये इस टाइप से हो गया, S पोल इधर हो गया, मतलब इतने का गैप हो गया स्टूडेंट यहाँ पर। तो यहां से यहां तक के बीच का जो एंगल होगा यही अल्फा एंगल होगा। क्लियर है पुरेंद्र जी? तो यहां पर अल्फा एंगल जो दिख रहा है आपको, ये अल्फा एंगल लोड एंगल कहलाता है। इसी को लोड एंगल कहते हैं स्टूडेंट, इसी को लोड एंगल कहा जाता है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये जो लोड एंगल आने के कारण यहाँ पर मैग्नेटिकली लॉक होना था, दोनों लॉक थे, अब ये लॉक वीक हो जाएगा, जो स्ट्रांग होना था वो वीक हो जाएगा। अब ये लोड एंगल क्यों बना? हमने सिंक्रोनस मोटर में लोड डाल दिया, इसलिए लोड एंगल क्रिएट हुआ। अब ये जो लोड एंगल है, यदि इसको हम मैथमेटिकली रूप से समझें तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। यहां पर मैक्सिमम जो अल्फा एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, मैक्सिमम अल्फा एंगल 90 डिग्री होगा, और मोटर जब स्टॉप होगी तो अल्फा इज लेस देन, अल्फा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा, और मैक्सिमम जब होगा तो अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। मतलब आप इसे समझ सकते हैं। तो ये 90 डिग्री कब और कहां और कैसे हो रहा है इसे समझेंगे तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको एक छोटा सा डायग्राम। ये छोटे से डायग्राम को हमने यहाँ पर अल्फा लिखा है, जिसे हम लोड एंगल कहते हैं, लोड एंगल कहते हैं स्टूडेंट। तो ये जो लोड एंगल है, यही लोड एंगल यहाँ पर ये 90 डिग्री उत्पन्न करता है, और यहाँ पर लोड हमने कनेक्ट कर दिया है। तो ये 90 डिग्री जो उत्पन्न हो रहा है ये मैक्सिमम लोड डालने पर है, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मोटर जब स्टॉप हो जाती है तो अल्फा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाता है। चलिए अब इसके थ्योरी को हम समझते हैं। इसकी थ्योरी को समझने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, रनिंग कंडीशन में सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर व रोटर का जो पोल है वो मैग्नेटिकली मतलब चुंबकित रूप से लॉक हो जाते हैं और लॉक होकर सिंक्रोनस स्पीड में घूमने लगते हैं। तो रोटर पर मैकेनिकल लोड डालने पर मोटर की जो स्पीड में चेंजेस नहीं होता,
देखो मोटर की स्पीड में चेंजेस नहीं होगा, मोटर उतने ही सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करेगी, सिंक्रोनस मोटर है ये, लेकिन उसके लेकिन चेंज किस में होगा, उसके रोटर का जो पोल है वो अपनी स्थिति से पीछे हो जाएगा। अब रोटर का पोल अपनी स्थिति से पीछे हो जाएगा, जिससे स्टेटर और रोटर के पोल के मध्य में एक लोड एंगल प्राप्त होगा, स्टेटर और रोटर पोल के मध्य में एक लोड एंगल प्राप्त होगा, उसे ही हम लोड एंगल कहते हैं स्टूडेंट। क्लियर है स्टूडेंट, उसे ही हम क्या कहते हैं, लोड एंगल कहते हैं। तो ये लोड एंगल आपको समझ में आ गया कि लोड एंगल किसे कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट कि लोड एंगल क्या है। चलिए अब इस लोड एंगल को समझने के लिए इससे अच्छा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों यहां पर यदि अब हम देखें कि सिंक्रोनस मोटर कैसे स्टार्ट होती है, तो सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए अलग से हम एक पोनी मोटर का यूज करते हैं और उसी पोनी मोटर के द्वारा सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बैक ईएमएफ क्या होता है। तो सिंक्रोनस मोटर में बैक ईएमएफ क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। बैक ईएमएफ ऑफ सिंक्रोनस मोटर, चलिए स्टूडेंट बैक ईएमएफ ऑफ सिंक्रोनस मोटर। अब सिंक्रोनस मोटर में भी बैक ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो देखिए ये है 3 फेज एसी सप्लाई, सिंक्रोनस मोटर में 3 फेज एसी सप्लाई दे रहे हैं हम आर वाई और बी। तो सिंक्रोनस मोटर में एसी सप्लाई जब देंगे तो यहाँ पर जो दिख रहा है ये स्लॉट बने हैं, खोचे, जिसे स्लॉट्स या खांचे कहते हैं, और इनमें वाइंडिंग्स लपेटी हुई है स्टूडेंट। जब सिंक्रोनस मोटर में बैक ईएमएफ अर्थात ईबी उत्पन्न होगा तो ये कैसे होगा, यहां पर बैक ईएमएफ जब आप 3 फेज एसी सप्लाई देंगे, आर वाई बी 3 फेज होगा, तो यहां पर स्टेटर पार्ट में बैक ईएमएफ उत्पन्न होने लगेगा। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये जो रोटर पार्ट है, रोटर पार्ट में एक वाइंडिंग लपेटी गई है। क्लियर स्टूडेंट, यहां पर ये एक रोटर पार्ट है और इस रोटर पार्ट में, ये रोटर पार्ट है स्टूडेंट, इसमें एक वाइंडिंग लपेटी हुई है। यही वाइंडिंग यहां पर इसको एक्साइटेशन का काम करती है। तो यहां से हम डीसी सप्लाई देते हैं इसके पोल को एक्साइटेट करने के लिए। जब डीसी सप्लाई दिया जाता है तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर एन पोल और यहां पर एस पोल बनता है। तो ये जो पोल है यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है इस तरीके से, और यही मैग्नेटिक फ्लक्स जब ये स्टेटर से यहां पर टकराता है तो इसके कारण बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है। चलिए सरल शब्दों में इसे समझेंगे तो इसको कहेंगे स्टेटर पार्ट को, जो स्टेटर पार्ट है इसमें आर्मेचर वाइंडिंग होती है। स्टेटर पार्ट में कौन सी वाइंडिंग करेंगे स्टूडेंट, आर्मेचर वाइंडिंग। स्टेटर पार्ट में आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। तो ये जो स्टेटर पार्ट में दिख रहा है आपको, ये आर्मेचर वाइंडिंग है, अर्थात आप एसी सप्लाई जब देंगे 3 फेज तो ये सीधे आर्मेचर वाइंडिंग को देंगे। और ये जो रोटर में लगी हुई है इसी को फील्ड वाइंडिंग कहा जाता है, इसको फील्ड वाइंडिंग कहा जाता है स्टूडेंट। जो रोटर में लगी हुई है यह फील्ड वाइंडिंग है। सेलिएंट पोल रोटर है, सेलिएंट पोल रोटर यूज किया गया है क्योंकि सिंक्रोनस मोटर का कंस्ट्रक्शन सेम अल्टरनेटर की तरह होता है, जिसे सिंक्रोनस जनरेटर भी कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। फॉर अल्टरनेटर इक्वेशन क्या होता है, तो अल्टरनेटर का जैसा इक्वेशन होगा वैसा सिंक्रोनस मोटर का इक्वेशन होगा। तो यहां पर देखेंगे अल्टरनेटर का इक्वेशन। तो अल्टरनेटर में हमने पढ़ा था स्टूडेंट, ईबी इज इक्वल टू ईजी इज इक्वल टू 4.44 केसी केडी फ्लक्स 5 एफटी। तो यहां पर केसी क्या है दोस्तों, चौड़ी फैक्टर है, केडी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स है, एफ फ्रीक्वेंसी है, और ये टी मतलब टर्न। तो फ्लक्स हो जाएगा ये एफ फ्लक्स, केडी इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, केसी चौड़िंग फैक्टर। क्लियर है स्टूडेंट। तो जो अल्टरनेटर का इक्वेशन होगा वही सिंक्रोनस मोटर का भी बैक ईएमएफ का इक्वेशन होगा। क्लियर है स्टूडेंट, सिंक्रोनस मोटर का भी वही बैक ईएमएफ इक्वेशन होगा। तो ईबी भी लिख सकते हैं इसे बैक ईएमएफ, इसी को ईजी बोलते हैं जो जनरेटेड वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। 4.44 केसी केडी एफ
फ्लक्स फाई एफ टी। तो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपको याद रखना होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट, इस फार्मूले को याद रखिए। इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो स्पीड प्रोपोर्शनल टू एन होता है, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू एन, अर्थात कि स्पीड को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है तो स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटाओगे तो स्पीड भी घट जाएगी, इसका मतलब यही है। अब ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम समझे यहाँ पे, तो बैक ईएमएफ ईबी इज प्रोपोर्शनल टू फाई हो जाता है। अब ये बैक ईएमएफ ईबी इज प्रोपोर्शनल टू फाई और फाई इज प्रोपोर्शनल टू एन। तो ये आपको सोचना है स्टूडेंट, इसी इक्वेशन से यहां पर प्राप्त होगा। मानकर चलिए ये जो ईबी लिखा हुआ है ये फ्लक्स फाई है, क्लियर है स्टूडेंट? चलिए इसे मैं क्लियर करता हूं। ईबी लिखा है, ईबी के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ईजी के भी नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ईबी को हम ईजी भी कहते हैं। ईजी मतलब जनरेटेड वोल्टेज, ईबी मतलब बैक ईएमएफ, जो बैक ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है वही जनरेटेड वोल्टेज है। तो यहां पर अब देखो 4.44 केसी केडी इंटू एफ अपान एफ टी। अब इसके अपान में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है मतलब ये भी अंश में है और ये भी अंश में है, 4.44 भी अंश में है, केसी भी अंश में है, केडी भी अंश है, एफ भी अंश में है, एफ और टी भी, ये सब अंश में है, हर में कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों यही इक्वेशन के आधार पर इसको निकाला गया है। तो यहां पर यदि बैक ईएमएफ को बढ़ाना है हमें, बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, स्पीड भी बढ़ेगी, क्लियर है स्टूडेंट? यदि बैक ईएमएफ कम होगा तो फ्लक्स भी कम होगी, अर्थात फ्लक्स को कम करेंगे तो बैक ईएमएफ भी कम होगी, या बैक ईएमएफ को हम क्या बोल सकते हैं, जनरेटेड वोल्टेज ईजी। ईजी जनरेटेड वोल्टेज बढ़ाना है आपको तो फ्लक्स बढ़ाना पड़ेगा, स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं, बराबर के चिन्ह में जब प्रोपोर्शनल लगाते हैं वहां पर, तो ईबी बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ेगी। यहां में से तीनों में से यदि स्पीड कम होगी तो फ्लक्स भी कम होगी, ईबी भी कम होगी, मतलब तीनों पैटर्न में एक समान चलेंगे, बढ़ेंगे तो तीनों, घटेंगे तो तीनों, क्लियर है स्टूडेंट? तो ये कांस्टेंट होता है सिंक्रोनस स्पीड के कारण। तो इसमें ईबी, फ्लक्स और एन ये सिंक्रोनस स्पीड के कारण कांस्टेंट होते हैं। और याद रखिएगा स्टूडेंट, डीसी एक्साइटेशन इज प्रोपोर्शनल टू ईबी, ईबी इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स फाई और फ्लक्स फाई इज प्रोपोर्शनल टू डीसी एक्साइटेशन। अर्थात स्टूडेंट डीसी एक्साइटेशन को बढ़ाएंगे तो फ्लक्स भी बढ़ेगा और फ्लक्स को बढ़ाएंगे तो बैक ईएमएफ भी बढ़ेगा, या इसको कह सकते हैं जनरेटेड वोल्टेज भी बढ़ेगा, क्लियर है स्टूडेंट? तो डीसी एक्साइटेशन जितना ज्यादा देंगे वोल्टेज उतना उत्पन्न होगा, फ्लक्स फाई उतना ज्यादा होगा तो उतना वोल्टेज बनेगा, क्लियर है स्टूडेंट? अब इसमें यदि हम रिजल्टेंट वोल्टेज देखें तो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होता है, चलिए रिजल्टेंट वोल्टेज में यदि हम देखें स्टूडेंट, तो यहां पर हमें एक चीज देखने मिलता है कि रिजल्टेंट वोल्टेज ER इज इक्वल टू V माइनस EB, V माइनस EB। तो ER इज इक्वल टू V माइनस EB, तो ये वेक्टर डिफरेंस के कारण ही ER इज इक्वल टू V माइनस EB होता है। तो V जो इनपुट सप्लाई दिए और जो आपने जनरेटेड वोल्टेज जो उत्पन्न हुआ वो है, और ये जो ER है ये रिजल्टेंट वोल्टेज कहलाता है। करंट हमें निकालना है तो I इज इक्वल टू V अपान R होता है, V अपान R। इसी फार्मूले को हम यहाँ पर इसका बेस बनाकर करंट निकालते हैं। तो ER इज कॉल्ड रिजल्टेंट वोल्टेज और ZS इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। इस तरीके से इसको हम कंपेयर करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट में लिख लीजिए स्टूडेंट, कि यदि EB को चेंज करना है, मतलब EB को बढ़ाना है, तो डीसी एक्साइटेशन को भी चेंज किया जाता है। अर्थात EB को बढ़ाना है तो डीसी एक्साइटेशन को भी बढ़ाना होगा। यदि डीसी एक्साइटेशन कम करेंगे तो बैक ईएमएफ भी कम हो जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट? इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। सिंक्रोनस मोटर जो है वो सिंक्रोनस मोटर में इंड्यूस्ड जिसे बैक ईएमएफ कहते हैं, ये रोटर एक्साइटेशन पर डिपेंड करता है।
तो कभी भी याद रखोगे आप, सिंक्रोनस मोटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा अर्थात कि बैक ईएमएफ ईबी या ईजी जनरेटेड ईएमएफ, ये किस पर डिपेंड करेगा? ये किस पर डिपेंड करेगा स्टूडेंट? ये रोटर के एक्साइटेशन पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? रोटर के एक्साइटेशन पर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम सिंक्रोनस मोटर को समझ सकते हैं, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। सिंक्रोनस मोटर के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, अब ये जो सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस मोटर में बैक ईएमएफ, और ये जो बैक ईएमएफ है ये अल्टरनेटर में जैसा उत्पन्न होता है वैसे ही इसमें भी उत्पन्न होता है। यदि कोई आइडियल सिंक्रोनस मोटर है तो नो लोड और नॉर्मल जो एक्साइटेशन है उसमें कैसा चलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक आइडियल सिंक्रोनस मोटर में ईबी जो बैक ईएमएफ है वो जनरेट सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा, मतलब इस समय नॉर्मल एक्साइटेशन में होगा। तो नो आयरन लॉस होगा, इसमें कोई आयरन लॉस नहीं होगा, कोई कॉपर लॉस नहीं होगा, और नो फ्रैक्शन लॉस, मतलब आइडियल कंडीशन में होती है कोई भी मोटर तो उसमें कोई भी लॉसेस नहीं होते। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, इस पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा। इस पॉइंट को याद रखने के पीछे भी रीजन है कि नॉर्मल जब आइडियल कंडीशन में सिंक्रोनस मोटर होती है तो उसमें कोई भी लॉसेस नहीं होते, नो आयरन लॉस, नो कॉपर लॉस, नो फ्रिक्शन लॉस। ठीक है, आइडियल कंडीशन नो लोड की समय में होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टेटर का जो फ्लक्स है, सिंक्रोनस स्पीड में घूमते हुआ जो फ्लक्स है, और स्पीड जो रोटेट करता है, रोटर सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करती है। तो यहाँ पर स्टेटर का और रोटर के ये जो दोनों हैं आमने सामने होते हैं, और जब दोनों आमने सामने होते हैं तो ये मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं स्टूडेंट। और जब मैग्नेटिकली लॉक होते हैं तो यहाँ जो लोड एंगल है वो जीरो होता है इस समय में। तो अल्फा इज जीरो, तो ईबी भी जीरो होगा और वोल्टेज भी जीरो होगा। क्लियर है स्टूडेंट? इसीलिए इसमें कोई आयरन लॉस नहीं होता, कोई कॉपर लॉस नहीं होता, नो फ्रिक्शन लॉस, नो विंडेज लॉस। इसीलिए दोस्तों जब नॉर्मल आइडियल कंडीशन में नो लोड की कंडीशन में होती है मोटर तो इसमें कोई भी लॉसेस नहीं होते। तो आइडियल सिंक्रोनस मोटर में कोई भी लॉसेस नहीं होते। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे जब पूछा जाएगा तो आपको इसका आंसर यही लगाना है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए,